राजनीति में हमारे गुरु तो हमारे पिताजी हैं। तो परिवारवाद का आरोप तो आप पे भी लगता है। अगर मेरे अंदर क्षमता नहीं रहती तो मुझको दो बार यहाँ की जनता लोकसभा में भेजने का काम नहीं किया। तो दो बार सांसद रहे हैं, तो सलेमपुर में ऐसा कोई काम आपने किया जिससे सलेमपुर की पहचान है आपको? हम तो 10 में 10 अपना नंबर देंगे। यहाँ कई सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि अपने संसदीय क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय या कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं बना। इस क्षेत्र में क्या आपने कोई प्रयास किया था? तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालय बने। क्या रीजन रहा कि आप महज 3075 वोट से ही हार गए? और कुछ लोगों का ईर्ष्या जलन की भावना, ये सबसे बड़ा हार का कारण रहा। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? अंतिम निर्णय पार्टी का होगा। आपके सबसे प्रिय नेता कौन है? नरेंद्र भाई मोदी। राजनीति के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए? राजनीति भी एक कैरियर है, आदमी इसमें भी कैरियर बना सकता है। आप कोई 5 ऐसे बड़े कार्य किए हो अपने पूरे लोकसभा सलेमपुर में जो आप जनता को बताना चाहें? अभी तो मैंने आपको सब एक बार गिनाया, और उसको दोबारा और क्रम से 5 दोबारा कार्यों को उसको गिना दें। गिनाने की जी। कोई बहुत वो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। और आज जनप्रतिनिधि संवाद के क्रम में हमारे खास मेहमान हैं। सलेमपुर लोकसभा से दो बार सांसद रहे। सलेमपुर लोकसभा के जनता की आवाज़ों को हर बार इन्होंने सदन तक पहुंचाया। ऐसे सादगी और सरलता के प्रतिमूर्ति। आप इनके व्यक्तित्व का अंदाजा महज इस बात से ही लगा सकते हैं कि यह दो बार सांसद रहे, उसके बावजूद भी इन्होंने कभी अपनी सुरक्षा में कोई गनर नहीं रखा। ऐसे श्री रविंद्र कुशवाहा जी आज हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपने राजनीति में कैसे आए और राजनीति की शुरुआत आप कैसे की है? मेरी राजनीति में शुरुआत जी पिताजी के राजनीति में होने के कारण जी शुरुआत हुई। और चूंकि परिवार का माहौल राजनीतिक था और मेरे पिताजी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहते थे। जी इस तरह के माहौल में पले बढ़े हैं हम लोग और वही संस्कार, वही प्रेरणा बिल्कुल ली गई जिसको लेकर के राजनीति में आए। जी। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वो अपने गुरु का चयन करता है। राजनीति में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? राजनीति में हमारे गुरु तो हमारे पिताजी ही हैं। और पिताजी को ही बचपन से समाज में संघर्ष करते हमने देखा और समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसी से प्रेरणा मिलती रही और उन्हीं को मैं अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ। आप किसी महापुरुष को आदर्श मानते हैं? बिल्कुल, हमारे देश के बहुत ही महान पुरुष रहे हैं जी और महान देवी देवता हैं। सबको हम लोग सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। कोई एक ऐसा महापुरुष जिसको आप आदर्श के रूप में स्वीकारते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं? हम लोग का महाराणा प्रताप बहुत ही विकट परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और मुगलों के खिलाफ घास की रोटी खा करके भी अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने बचाए रखा जी और हिंदुस्तान की अस्मिता की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे महापुरुष महाराणा प्रताप को लोग अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपके पिताजी आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं, तो आपके पिताजी कौन सा ऐसा विचार जो आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर दिया और इससे आप अपने जीवन में उतार रहे हैं? खास करके गरीबों की सेवा जी और क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता रही और इसी को लेकर के सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी। और शुरुआती दौर में उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में उन्होंने विजय भी प्राप्त किया और निरंतर मरते दम तक जनता की सेवा में समर्पित रहे। जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, ये बार बार अन्य पार्टी के नेताओं पे परिवारवाद का आरोप लगाती है, जबकि आपके पिताजी भी 4 बार सांसद रहे हैं, आप भी 2 बार सांसद रहे हैं और आपके भाई साहब विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। तो परिवारवाद का आरोप तो आप पे भी लगता है, क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा है कि परिवार में अगर योग्यता है, लोगों के लिए लड़ने की क्षमता है, संघर्ष करने का जज्बा है और गरीब गुरबा, वंचित, दलित, पिछड़े
इनके लिए मन में स्थान है, सेवा भाव है। तो परिवार का कोई व्यक्ति अगर इस गुण से संपन्न है, जी अगर करना चाहता है, तो ये हम परिवारवाद नहीं कर सकते हैं। और अगर मेरे अंदर क्षमता नहीं रहती तो मुझको 2-2 बार यहाँ की जनता लोकसभा में भेजने का काम नहीं करती। बिल्कुल। आप को सलेमपुर के लोकसभा जनता ने 2-2 बार चुन के सांसद बनाया और आप 2 बार सांसद बने भी और आपने काम भी काफ़ी अच्छा किया। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई ऐसा काम जो सांसद रहने के दौरान आपने सोचा था उसको पूरा नहीं कर पाए? नहीं, जो मैंने सोचा था वो सारे काम हमने पूरा किया। हमारी प्राथमिकता थी सांसद बनने के बाद जी कि हमारे अपने सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हों, जी अच्छे शिक्षण संस्थान हों, अच्छे रेलवे स्टेशन हों, अच्छी दवाई की सुविधा हो। इन सारे क्षेत्रों में हमने काम किया और उससे हम संतुष्ट हैं कि आज हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े नदियों पर पुल भी बन रहे हैं, फ्लाई ओवर बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, 10 मीटर चौड़ी सड़कें बन रही हैं और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी के मामले में जी चूँकि ये बिहार का बॉर्डर हमारा लोकसभा लगता है और इस क्षेत्र में हम समझते हैं कि जितना हमने सोचा था उससे भी बढ़ करके हमने काम किया। बिल्कुल, आपने तो कई सारे कार्यों को गिना दिया। अगर इन सभी कार्यों के आधार पे आप अपने कार्यकाल की तुलना करते हैं और आपको 10 में से खुद नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप अपने आप को? हम तो 10 में 10 अपना नंबर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि भले ही इस चुनाव में थोड़े से वोट से हम रह गए, लेकिन आज साल भर बीतने के बाद यहाँ की जनता खुद ही महसूस करती है और पुराने कामों का जिसका हमने शिलान्यास किया, जो काम की हमने शुरुआत की, वो सारे काम आज पूर्णता की तरफ हैं और तेज़ी से हर जगह काम हो रहे हैं। और इसको देख करके जनता को ये लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, नहीं तो क्षेत्र का विकास और तीव्र गति से होता है। आपने कहा कि आप खुद को 10 में से 10 नंबर देंगे, लेकिन जनता का मानना है कि आप जब सांसद थे तो कई सारे से आपने रेलवे की बात किया। भातपरानी रेलवे स्टेशन आपके संसदीय क्षेत्र में आता है, बनता रेलवे स्टेशन आपके संसदीय क्षेत्र में आता है, जहां कई सारी ट्रेनें जो पहले रुकती थी और बाद में नहीं रुकी, उसके लिए आपने भी प्रयास किया, लेकिन वो ट्रेनें नहीं रुक पाई, फिर वो काम तो आपका अधूरा ही रह गया। एकमात्र एक ही ट्रेन नहीं रुकी और बहुत सारी ट्रेनों का ठहराव भाटपार में हुआ, बनकटा हुआ, सलेमपुर हुआ, बिलथरा रोड में हुआ, हमारे रेवती में हुआ, सातवार में हुआ। बहुत सारी ट्रेनें जो कभी नहीं रुकती थी, एक्सप्रेस ट्रेनों तक का ठहराव हमने अपने क्षेत्र में कराया। एक ट्रेन जो बनकटा के लोगों की मांग थी, मौर्या ट्रेन जो थी, मौर्या की, उसके लिए हमने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन उस समय संभव नहीं हो पाया। भविष्य में कभी जनता मौका देगी तो फिर हम उस काम को करेंगे। बिल्कुल। अभी आपने मेदकर सेक्टर की भी बात किया कि मेदकर क्षेत्र में भी आपके संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, और लेकिन जो अभी देवरिया में मेदकर कॉलेज बना है ये तो सलेमपुर के लिए प्रस्तावित हुआ था, लेकिन आखिर ऐसा क्या वजह रहा कि सलेमपुर में न बन के देवरिया चला गया? सलेमपुर में जमीन न मिलने के कारण ये देवरिया सदर में मेडिकल कॉलेज बना और हमारे ही कार्यकाल में 2016 में गोरखपुर से लेकर सलेमपुर तक की 4 लेन की सड़क बनी। वो सड़क 2022 में कंप्लीट हो गई। आज सलेमपुर से देवरिया मेडिकल कॉलेज की दूरी मात्र 25 मिनट की है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मात्र 25 मिनट लगता है। आप कहीं गांव इलाके में भी जाएंगे, अगर सलेमपुर में किसी गली में जाना हो तो 20-25 मिनट लग जाते हैं। इससे तो कम टाइम लगता है आपको देवरिया में जाने पर। और देवरिया मेडिकल कॉलेज महर्षि देवराव बाबा के नाम पर उसका नामांकन हुआ। आज हमारे सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के हर तरफ से लोग देवरिया जाते हैं, उनको पूरी सुविधा वहाँ मिल रही। लेकिन इस क्षेत्र के एक पहचान के तौर पे आप तो 2 बार सांसद रहे हैं, तो सलेमपुर में ऐसा कोई काम आपने किया जिससे सलेमपुर की पहचान हो? सलेमपुर
रेलवे स्टेशन या बिलथरा रोड रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत बहुत ही शानदार निर्माण हो रहा है। हमारे गांव के बगल में चेरो में केंद्रीय विद्यालय बन करके तैयार हो गया और आज लंबे अरसे से वहाँ पढ़ाई हो रही है। बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा वहाँ ग्रहण कर रहे हैं और मेडिकल के क्षेत्र में खामपा रानी भाट पार्क में वहाँ पर आयुर्वेद का वहाँ पर आपका होम्योपैथ और ये सारी पद्धति को लेकर के वहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। वहाँ पर ओपीडी चल रही है, भर्ती हो रही है और यूपी और बिहार के लोग, बिहार तक के लोग वहाँ आते हैं और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अपना आपका जो ये संसदीय क्षेत्र भी है पूरा बिहार से सटा हुआ है। यहाँ कई सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि अपने संसदीय क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय या कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं बना। इस क्षेत्र में क्या आपने कोई प्रयास किया था? देखिए, हमारे अगल बगल गोरखपुर या बलिया अभी विश्वविद्यालय यहीं बगल में है और कोई भी संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है अगर विश्वविद्यालय के मानक को पूरा करती है तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालय बने। अपने सांसद रहने के दौरान आप कोई 5 ऐसे बड़े कार्य किए हो अपने पूरे लोकसभा सलेमपुर में जो आप जनता को बताना चाहें? अभी तो मैंने आपको सब गिनाया, उसको दोबारा और क्रम से 5 दोबारा उसको गिनाने की कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन जिन कार्यों का आपको गर्व महसूस होता हो कि हाँ आपने किया है। जनता की नज़र में है कि जो काम हो रहे हैं कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हमारी रोड की कनेक्टिविटी आपके अयोध्या से लेकर के बड़हलगंज होते हुए और मेहरौना तक की सड़क बनेगी और हमारे संसदीय क्षेत्र में उधर से सड़क 10 मीटर चौड़ी हो रही है, लेकिन सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में घुसते ही वो 4 लेन की सड़क मेहरौना बिहार बॉर्डर तक जा रही है। वहीं आपके मझौली लाल से लेकर के और आगे रामपुर बुजुर्ग तक बिहार बॉर्डर तक की सड़क 5 सोहानपुर बाईपास और सलेमपुर बाईपास, भेंगारी बाईपास, भाटपार रानी बाईपास, ये सारी 4 लेन सड़कें का निर्माण कार्य शुरू है। काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। कभी शायद जब हम लोग लखनऊ या गोरखपुर या दिल्ली के तरफ जाते थे तो फ्लाई ओवर ब्रिज हम लोग देखते थे। आज वो फ्लाई ओवर ब्रिज हमारे अपने ग्रामीण इलाके में बन रहे हैं। कौतूहल से लोग उसको देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें कभी लखनऊ दिल्ली में दिखाई देती थी आज भाटपा रानी सलेमपुर बिलथरा रोड के इलाके में दिखाई दे रही है। ये तो सड़कों की बात हो गई और चार और कोई काम और जैसे मेडिकल के क्षेत्र में वहाँ आयुर्वेद का खामपार में आपका वहाँ मेडिकल कॉलेज बना जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए तो सलेमपुर में केंद्रीय विद्यालय बन के तैयार हुआ। प्रदेश सरकार के स्तर पर हर ब्लॉक में इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बनाए गए हैं और लगभग हमारे संसदीय क्षेत्र में हर ब्लॉकों में ये राजकीय इंटर कॉलेज बन करके तैयार है। बहुत जगह शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सलेमपुर जो हमारी पीएचसी थी उच्चीकृत होकर के देवरिया जिले में के बाद जिला मुख्यालय के बाद सबसे बड़ा अस्पताल सलेमपुर का है, जिसको NHRM के तहत यहाँ 50 बेड का अतिरिक्त वार्ड बना करके काम शुरू हुआ है। भाटपा रानी में भी अभी काम शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे काम हैं जो हुए जी। ये तो शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, सड़क हो गया, 3 काम आपने गिना दिया। 2 काम और गिनाइए। अभी रेलवे के क्षेत्र में ले लीजिए जी। रेलवे में जब हम लोग 2014 में पहली बार सांसद बन के गए थे तो हमारे ये लखनऊ से लेकर और जो गुवाहाटी तक की आसाम को सड़क जाती है, रेलवे लाइन जाती है, ये दोहरीकरण विद्युतीकरण हो गया था। या दिल्ली से
प्रयागराज होते हुए आपका ये पटना वाली रूट पर ये भी डबल लाइन विद्युतीकरण हो गया था। लेकिन बीच का जो हिस्सा होता है, जो वाराणसी से लेकर भटनी का, ये हिस्सा केवल सिंगल लाइन थी और इस पर विद्युतीकरण भी नहीं था। उस समय हमने अपने रेल मंत्री से मांग किया कि इसको भी जोड़ दिया जाए। हमें खुशी है कि बहुत बड़ा काम हुआ कि ये वाराणसी औड़िहार से लेकर भटनी तक डबल लाइन हो गई, विद्युतीकरण हो गया, काम बहुत तेजी से पूर्णता की ओर अग्रसर है। बहुत बड़ा काम ये हुआ। 4 काम आपका हो गया, एक काम और कोई? और स्वदेश दर्शन योजना, जिसको बल्कि हमने शुरुआत कराई थी, और उस समय समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। हम लोग सांसद जरूर हो गए थे, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थानों का सुंदरीकरण हो रहा था, उस पर पैसा खर्च हो रहा था। मैंने उस समय के भारत सरकार के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा को मैंने चिट्ठी लिखा, उनसे मांग किया कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के जो आस्था के केंद्र हैं, जहाँ बड़े बड़े मेला लगते हैं और लोग वहाँ दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो उन स्थानों का भी सुंदरीकरण किया जाए और दर्शनीय उसको बनाया जाए। इस योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक की योजना हमारे लोकसभा क्षेत्र में आई। तमाम बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन हुआ। आज वहाँ पर बड़ी सुविधा के साथ लोग दर्शन पूजन करते हैं। बिल्कुल, आपने कई सारे कार्यों को गिनाया और वास्तव में सभी कार्य धरातल दिख भी रहा है, लेकिन आपने युवाओं के बारे में चर्चा नहीं किया। युवाओं के बारे में आपने अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा काम किया? देखिए, युवाओं के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही मजबूत कदम उठा रही है और कोई अपना व्यवसाय करना चाहे, अपना रोजगार करना चाहे, उसके अंदर स्किल अगर नहीं है तो स्किल की भी उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको बैंक से लोन मुहैया करा के उनको रोजगार करने के लिए प्रेरित करने का काम सरकार कर रही है। और खास करके 2014 के बाद चाहे भारत सरकार की नौकरी हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी हो, ये नौकरियों में पारदर्शिता आई है। बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरी मिल रही है। सांसद के रूप में 10 साल के अंदर हजारों लड़के मेरे पास आए होंगे जिनको बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिली। उनका प्रमाण पत्र एक प्रमाणित करना होता है, जिसमें एक कॉलम होता है, उसको मैंने प्रमाणित किया। जिन लड़कों के अंदर योग्यता है, क्षमता है, वो युवा नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और इस सरकार में उनको हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में जोड़ने की बात कही है, इस दिशा में आपका क्या विचार है? देखिए, राजनीति में या किसी भी व्यवसाय जाने के लिए सबसे पहले आदमी की अपनी इच्छा शक्ति होती है। बिल्कुल। और स्वयं में उसके अंदर एक भाव होता है कि हमको क्या करना है। बिल्कुल। हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमको किस उसमें करियर अपना बनाना है। तो अगर लड़का तय करता है कि हमको किस सर्विस में जाना है, किस तरीके से करियर बनाना है और उस पर एकाग्रता से काम करता है, संकल्प लेकर के काम करता है, तो उसको निश्चित रूप से सिद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्य प्राप्त करता है। इसी तरह से राजनीति का भी क्षेत्र है जी। कभी राजनीति दूसरे तरह के भावनाएं थी, लेकिन जब से मोदी जी राजनीति में आए और देश की सेवा जब से प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं, राजनीति सेवा का क्षेत्र है
और देश के विकास का क्षेत्र है, जिसके अंदर सेवा का जज्बा होगा और देश के विकास के प्रति संकल्पित होगा, वो नौजवान राजनीति में सफल होगा। बिल्कुल। और जनता से सीधे कनेक्टिविटी, सीधा संवाद करने का और सीधा साधा लोगों से मिल करके उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनके लिए काम करना, क्षेत्र में क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से विकास कर सकते हैं, कहाँ कमियां हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, ये एक विजन दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तभी जाके हम राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। और इसको लेकर के जिस तरह से कि परिवार में, तो परिवार की जहाँ तक बात आती है, तो किसी के भी परिवार में जिस क्षेत्र में लोग आते हैं, वो बच्चे के अंदर बचपन से ही वो संस्कार जी। अपने परिवार के लोगों को दे करके एक उपजता है, उनके मन में भी रहता है मैं भी ऐसा बनूं। एक प्रेरणा उनके सामने रहती है कि मेरे पिताजी हैं, मेरे दादा हैं, मेरे फलाने हैं। तो अगर बच्चा सही तरीके से उसकी शिक्षा हुई है, संस्कार उसका अच्छा है, तो वो भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अन्य भी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं जुड़े हैं, ऐसे लोग भारी संख्या में अपने सेवा के दम पर राजनीति में आ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, सेवा भाव से आना चाहिए, और सेवा भाव जब मन के अंदर रहेगा तभी देश का विकास होगा। बिल्कुल। आप तो निरंतर सलेमपुर में घूमते रहते हैं, पूरा लोकसभा देखते रहते हैं, आपके पास कई सारे युवा आते भी रहते हैं, तो आपने कभी इन सभी युवाओं में से कोई ऐसा युवा जिससे आप बहुत प्रभावित हुए और आपको लगता है कि व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है? देखिए, हर क्षेत्र में कोई एक आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए कोई न कोई एक विशेष क्षेत्र ही उसको चुनना पड़ेगा जी। जिसमें आगे बढ़ सकता है। जी। और जब इस तरह के लड़के काम करते हैं, अब एक लड़का हमारे पास आया बहुत पहले, जब हमारी सरकार ने ये मुद्रा योजना की शुरुआत करी थी, और मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु लोन से लेकर के और बड़े बड़े लोन 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक का लोन की व्यवस्था बिना गारंटी के हमारी सरकार ने देना शुरू किया। तो एक बहुत छोटे पैमाने पर प्रेस संचालित करता था एक लड़का, और बहुत कम पूंजी थी। पहली बार मेरे पास आया, कहा कि मुझको 5 लाख का लोन अगर दिलवा दें तो मेरा ये व्यवसाय आगे बढ़ जाए। मैंने उसकी मदद किया, उसको लोन मिला, और आज हम कह सकते हैं कि उसका करोड़ों का टर्नओवर है, और पूरे सलेमपुर तहसील स्तर पर लेकर के जिले स्तर तक उसका प्रेस का नाम बहुत बड़ा है और काफ़ी सक्सेस हुआ। इसी तरह से टेंट का काम करने वाला लड़का जो 2-4 लाउड स्पीकर अपना रखता था और कहीं शादी में, विवाह में, सांस्कृतिक अवसर पर लोगों के यहाँ लगाता था, उसको भी मुद्रा लोन की व्यवस्था हमने कराई। और आज वो जिले का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा टेंट हाउस वाला है। आज उसके पास जयमर जो बड़े बड़े कथा में और बड़े बड़े मीटिंगों में राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आते हैं उनके रैलियों में लगता है, इस तरह की सारी व्यवस्था उसने इस 5 साल के अंदर 6 साल के अंदर उसने किया है। आज करोड़ों से अधिक की उसका टर्नओवर है। तो हम कह सकते हैं कि 2 लड़के हमारे सामने आए, उनकी मैंने मदद किया, वो जीरो से उठ करके आज हीरो अपने क्षेत्र में। आपके संसदीय क्षेत्र में भातप्राणी विधानसभा के अंदर एक बंगरा बाजार आता है, वहाँ खजरी वाले बाबा रहे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खजरी बजा बजा कर लोगों को जागरूक किया, और वहाँ हर साल आप लोग कार्यक्रम भी कराते हैं, कार्यक्रम में जाते भी हैं। 2018 में इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा किया था कि उनके नाम पे यहाँ विद्यालय बनेंगे और अस्पताल बनेंगे, लेकिन वहाँ कुछ बना नहीं अभी तक। और वहाँ के लोग पूछ भी रहे थे हमसे कि जब आप सांसद से बातचीत करिएगा तो पूछिएगा कि आखिर क्या उन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया। ऐसा है
कि हम लोगों का इलाका ग्रामीण इलाका है जी। बेसिकली। लोग मांग करते हैं ये बन जाए, वो बन जाए, ये फैक्ट्री लग जाए, जी। हॉस्पिटल बन जाए, ये बन जाए, लेकिन वहीं जब जमीन की बात आती है, बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी आई हैं जो जमीन के अभाव में फिर दूसरी जगह चली गई। लेकिन वहाँ तो ज़मीनें हैं। लेकिन आप बात सुनिए, ऐसा है कि जब जमीन चिन्हित करने की बात आती है तो लोग किनारा कस जाते हैं, कोई ज़मीन देने को जल्दी तैयार नहीं होता है। ज़मीनें हैं, जरूर है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग की दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रही है और हम लोगों का प्रयास है। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हल्दी की खेती पुराने ज़माने में होती थी जी। वो खेती भी काफ़ी हद तक कम हो गई है और दूसरे फसल के तरफ लोग चले गए हैं। इसलिए आज थोड़ी सी दिक्कत है और सबसे बड़ी उद्योग धंधे के लिए ज़मीन की दिक्कत हमारे यहाँ होती है। इसीलिए आपने जो अभी चर्चा किया था, मेडिकल कॉलेज तो सलेमपुर के लिए आया था, लेकिन ज़मीन नहीं मिलने के कारण ही देवरिया गया। जी जी। सलेमपुर के लिए आया था, यहाँ महिला महाविद्यालय, जब यहाँ ज़मीन नहीं मिली तो वो जा कर के मझौली राज में बना। बहुत सारी चीज़ें, ये आपका केंद्रीय विद्यालय भी सलेमपुर के लिए आया था जी। जब नहीं मिला तो जाके गांव के इलाके में चेरों में वहाँ ज़मीन उपलब्ध हुई तो वहाँ जाके बना। तो ज़मीन न मिलने के कारण सबसे बड़ी समस्या ज़मीन की होती है। ज़मीन न मिलने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो होना चाहिए नहीं हो पाती है। अभी सलेमपुर में बस स्टेशन के निर्माण का लंबे अरसे से बात चल रही थी और जहाँ शिलान्यास हुआ आज हम कह सकते हैं वहाँ भी सुगम तरीके से वो बस नहीं जा सकती, न आ सकती है। तो ये ज़मीन की समस्या बहुत ही भारी है और हमारे यहाँ की ज़मीन की कीमतें हम समझते हैं कि दिल्ली और मुंबई से भी महंगी है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण है उद्योग धंधा न लगने का, ज़मीन की अनुपलब्धता। जब मैं आया तो कई सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप चुनाव इस बार हार गए। एक बात भी कही जाती है कि आपके जीत से ज़्यादा चर्चे हमारी हार के होते हैं और आपके विपक्ष में जिन्होंने चुनाव जीता उससे भी ज़्यादा चर्चे आपके हार के होने लगे। क्या रीज़न रहा कि आप महज 3075 वोट से ही हार गए? चलिए, वो चुनाव में हार और जीत एक प्रक्रिया है, हार जीत लगा रहता है और इतने लंबे अरसे के बाद इसमें हार जीत की जो समीक्षा है पार्टी अपना कर रही है और पार्टी ने जो विश्लेषण किया हो, लेकिन हम समझते हैं कि हम लोग भीतरघात और कुछ लोगों का ईर्ष्या जलन की भावना ये सबसे बड़ा हार का कारण रहा और कोई दूसरा कारण नहीं। आप महज 3573 वोट से ही हारे और उस समय लगभग 7549 तो नोटा पे पड़ गए। तो एक तरफ से देखा जाए तो नोटा नहीं आपको हरा। वही ईर्ष्या और देश की भावना लोगों को काम कर रही थी जी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि तीसरी बार हम सांसद बने और वही देश वाली भावना ही हम कह सकते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है जी। कुछ लोग राजनीतिक वर्चस्व जब बढ़ता है तो लोगों को जलन होती है, वही जलन का कारण है और दूसरा कोई कारण। अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो वहाँ जो हारे हुए सांसद थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और वो चुनाव जीते भी और अधिकांश भाजपा के पक्ष में ही सब चीज़ रहा। तो अगर अपने इस विधानसभा चुनाव में आपको प्रत्याशी बनाती है पार्टी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? नहीं, हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का होगा। पार्टी अगर मजबूर करती है या पार्टी का निर्देश होता है तो मानना मेरी मजबूरी है जी। पार्टी का, चूँकि मैं सिपाही हूँ तो पार्टी अगर आदेश देगी, लेकिन मेरी दिल से कोई इच्छा नहीं है कि मैं विधानसभा लड़ूं, चूँकि मैं सांसद के रूप में मैंने अच्छा काम किया है, अपने काम से मैं संतुष्ट हूँ और भविष्य में मुझको पूरी ये उम्मीद है कि यहाँ की जनता पुनः मुझको दिल्ली भेजेगी। जो विकास के अधूरे कार्य रह गए हैं
उसको मैं पूरा करूँगा। 2029 में आप अगर जनता फिर से मौका देती है, आप सांसद बनते हैं, तो उसको लेके क्या विजन है आपका? देखिए, मैं 14 में जब चुनाव लड़ा था, मैंने कहीं कोई वादा नहीं किया था। और वादा का कहते हैं ना कि वादे टूट जाते हैं जी। ठीक है, मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, हाँ, और वादे की मैंने बात नहीं, नहीं, मैंने विजन की बात कोशिश, कर रहा हूँ जी। विजन तो मन में रहता है। जी। विजन लोगों के बीच नहीं बोला जाता है। हम विजन बोले और विजन पूरा ना हो तो जनता मुझको गाली देगी। मैं स्वयं दिन रात क्षेत्र में रहता हूँ और क्षेत्र में रहने के कारण मुझको ये लगता है, जहाँ भी लगता है कि यहाँ पर इस तरह का काम होना चाहिए, वो काम हमारे मन में रहता है। जी। और वही विजन लेकर के मैं 14 से लेकर 24 तक दोनों टर्म में मैंने काम किया जी। और उस विजन को मैंने ज़मीन पर उतारने का काम किया। आज हमें इस बात की खुशी भी है और गर्व भी है कि अगर बगल के और भी संसदीय क्षेत्रों में बहुत सारे काम हुए होंगे, लेकिन हमारा सलेमपुर संसदीय क्षेत्र उस मामले में सबसे आगे है। बिल्कुल। मैं कुछ प्रश्नों को पूछूंगा जिसका जवाब आप सिर्फ 1 से 2 शब्दों में ही दीजिएगा। आपके सबसे प्रिय नेता कौन है? हमारे सबसे प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी है। राजनीति आपके लिए क्या है? राजनीति आपके लिए क्या है? सेवा भाव। आपकी सबसे बड़ी जीत या उपलब्धि? हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्षेत्र का विकास। अगर एक शब्द में सलेमपुर को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे आप? सलेमपुर सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहे। राजनीति के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी गुण लोगों का सेवा, क्षेत्र की सेवा। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? अब राजनीति में नहीं होते और ना होते ये काल्पनिक प्रश्न है। जी। अभी तो जहाँ हैं वहाँ अपना काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से। इस राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले युवाओं को कोई आप संदेश देना चाहें? बिल्कुल, युवाओं के लिए यही संदेश है कि राजनीति कोई कमाने का और घर भरने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल। सेवा का रास्ता है। जनता के दुख दर्द में शामिल होकर के और जब मेहनत करेगा आदमी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और राजनीति भी एक कैरियर है, आदमी इसमें भी कैरियर बना सकता है जी। और क्षेत्र का विकास कर सकता है और जनता की सेवा कर सकता है। एक अंतिम प्रश्न जो विद्यार्थियों का प्रश्न रहा है वो मैं पूछना चाहूँगा कि कई बार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा देते हैं और लेकिन परीक्षा दौरान के में बहुत तनाव रहता है कि पता नहीं परीक्षा कैसे जाएगा, कैसा नहीं होगा। फिर परीक्षा देने के बाद कुछ विद्यार्थी पास भी हो जाते हैं, कुछ विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं। ठीक वैसे आपके साथ भी घटना घटित हुआ है, आपने जीत भी देखा है, अपने हार भी देखा है। तो जीत के दौरान आपने अपने आप को कैसे संभाला, हार के बाद अपने आप को कैसे संभाला, दोनों परिस्थितियों का अगर जिक्र करना चाहे तो? ये हम लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति भी एक परीक्षा ही है जी। हर 5 साल पर हम लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है। बिल्कुल। 5 साल हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा के साथ काम करते हैं, पार्टी के निर्देशानुसार काम करते हैं और काम के बाद जब चुनाव का समय आता है, चुनाव में पूरी ताकत के साथ हम लोग लगते हैं और जिस दिन चुनाव प्रचार बंद होता है जी। बड़े इत्मीनान के साथ मैं सोता हूँ जी। और परिणाम मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूँ बिल्कुल। कि अब जो होना है मैंने परीक्षा दे दिया, जो रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा या बुरा आएगा उसको हमको स्वीकार करना है और उसी भाव से चाहे जीते तब भी या हार गए तब भी एक ही भाव रहता है कि हमने सेवा किया है। भले थोड़े से अंक से इस बार हार गए लेकिन बहुत सारे अंकों के साथ 2 बार लाखों वोट से बिल्कुल मैं चुनाव जीता हूं। 2019 के चुनाव में ही आपने 1,12,000 के अंदर से चुनाव जीता था। पहला चुनाव मैं 2,32,000 से जीता था। तो इसमें कोई नहीं, ग्रेस मार्क पा करके जी कोई जीत गया है, लेकिन वो ग्रेस मार्क बहुत लंबा नहीं चलता, वो हर बार ग्रेसे मार्क पाता भी है। चुनाव हारने के बाद भी आपके अंदर इस प्रकार का इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया? आत्मविश्वास जनता का जब प्यार दुलार मिलता है और अपनी काम की जब संतुष्टि रहती है तो आत्मविश्वास मुझको है। बिल्कुल। कोई दिक्कत। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहें?
जनता को संदेश यही है, और हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि मोदी जी और योगी जी जिस तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा भाव निरंतर चलता रहे। जनता इनके कार्यकाल में हर तरह से संतुष्ट रहे, और उनके संतुष्ट रहने के लिए दिन रात जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इस काम के लिए जनता का आशीर्वाद उन्हें निरंतर मिलता रहे, यही मैं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सलेमपुर के 2 बार सांसद रहे श्री रविंद्र कुशवाहा जी थे। इन्होंने अपने पूरे कार्यों की चर्चा इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से बताने का प्रयास किया। इनकी क्या उपलब्धियां रही, इन्होंने सलेमपुर लोकसभा के विकास के कैसे कैसे प्रयास किए। आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा, आपने यहाँ से क्या सीखा, और आपके क्या प्रश्न जो आपने पूछना था वो सारे प्रश्न समाहित रहे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।